हेलो एवरीवन। तो आज हम सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए, जो कि अंडर ग्रेजुएट का एग्ज़ाम है 20 को। और इसके लिए जितने भी पीवाईक्यू बेस्ड और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि रिपीटेड भी हैं, वो सारे मैं यहाँ कवर करने वाली हूँ। तो ये वीडियो उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो एनटीपीसी यूजी का एग्ज़ाम देने वाले हैं, ठीक है। तो एक बार क्विक रिवीजन के लिए वीडियो देख के जाना, और जिसने कुछ नहीं पढ़ा तो एक बार ये वीडियो देख लेना, उसका बहुत कुछ कवर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा बहुत भी आइडिया है, मतलब फिर भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि फंस जाते हैं जिन्हें हम बहुत लंबे मेथड से सॉल्व करते हैं। तो एक बार ये वीडियो देख लेना, यहाँ पर आपको बहुत ही क्विक सॉल्यूशन वाले मतलब आंसर्स मिलेंगे, ठीक है। तो चलो करते हैं। क्योंकि देखो क्या होता है कि तो एग्ज़ाम में 90 मिनट्स मिलते हैं, आपको पता ही है, ठीक है। 90 मिनट्स हैं और 90 मिनट्स में 120 क्वेश्चन हमको सॉल्व करने हैं, तो थोड़ा डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर हमें बहुत ही स्पीड में मैथ्स के क्वेश्चन कवर करने हैं, क्योंकि उतना टाइम नहीं रहता है। 35 मिनट्स आपको मतलब अप्रॉक्स देनी होंगी, और कुछ क्वेश्चन ऐसे डिफ़िकल्ट आ जाते हैं जिसमें 2-3 मिनट चला जाता है, तो आपको उसी हिसाब से एक एक मिनट भी आपका नहीं लगना चाहिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर आपने ये क्वेश्चन दे पढ़ा होगा। फ्रॉम अ टैक्सी स्टैंड टू कैब्स आर एट अ स्पीड ऑफ 57 किलोमीटर पर आवर एट एन इंटरवल ऑफ 12 मिनट्स, बोथ कैब्स ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन। एक मैन है जो आ रहा है अपोजिट डायरेक्शन से, और उसे वो कैब मिल रही है 10 मिनट्स के इंटरवल पर। तो ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये कई बार रिपीट हुआ है। इवन ये जो ग्रेजुएशन का एग्जाम हुआ है सीबीटी 2, इसमें भी ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो वहीं से ये मैंने लिया है, लेकिन पीवाईक्यू है ये, क्योंकि ये पहले भी आ चुका है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें काफ़ी लोग काफ़ी टाइम लगा देते हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना है। पहले तो आप कॉन्सेप्ट समझिए, फिर इसको 5 सेकेंड में आप उड़ा सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ तो देखो, जैसे एक आदमी है यहाँ पर खड़ा है, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर कैब है एक, ठीक है। अब ये कैब आ रही है यहाँ से, इसे मिलती है यहाँ पर, ठीक है। अब अगर वो यहीं खड़ा रहता है तो दूसरी कैब 12 मिनट बाद आएगी, ठीक है। लेकिन वो क्या करता है, यहाँ से चलना शुरू करता है और कहीं पर पहुँच जाता है। मान लीजिए इसने एक्स डिस्टेंस कवर किया, ठीक है, और इसने, ये आदमी है, ठीक है, और यहाँ से दूसरी कैब भी आती है, उसको वहाँ पर वो कैब मिलती है। इसका मतलब कि 10 मिनट चल के कैब आई थी, और 10 मिनट ही इसने चला, ठीक है। और यहाँ पर अगर वो वापस खड़ा रहता तो उसको कैब को कितना टाइम लगता, 2 मिनट और लगते, है ना। यहाँ पर पहुँचने में 2 मिनट और लगते, लेकिन आदमी चला है इस डिस्टेंस को 10 मिनट में, और इसी डिस्टेंस को कैब ने कितने मिनट में कवर किया है, 2 मिनट में कवर करेगी या करती, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डिस्टेंस अगर हमारे पास सेम है, तो मतलब कि हमारे पास टाइम का रेशियो है, तो स्पीड का रेशियो जो होता है वो रिवर्स होता है, इन्वर्स होता है। जैसे अगर यहाँ पे अगर हम बात करें, तो यहाँ पर टाइम टाइम एक कैब का हो गया और एक क्या हो गया, मैन का हो गया। तो कैब का टाइम कितना है, कैब कितना टाइम लेती उसका डिस्टेंस को कवर करने में, ये जो एक्स है उसको 2 मिनट लेती, लेकिन मैन कितना ले रहा था, 10 मिनट। इसका मतलब कि टाइम का रेशियो ये हो गया, तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, 10:2, या इसे 5:1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो 5:1 अगर हम लिख दें इसे, तो हमें स्पीड दे रखी है यहाँ पर। स्पीड किसकी दे रखी है, हमें कैब की दे रखी है 57। तो 57 1 की वैल्यू आप निकाल लोगे, है ना, 11.4 आई ना, ठीक है। और इसे क्विक वे में कैसे करना है, ये तो हो गया कॉन्सेप्ट समझने वाली बात। लेकिन अगर इसे और जल्दी करना है तो एक चीज़ याद रखना, कि जब भी मैन की स्पीड और कैब की स्पीड का रेशियो हमें इसमें निकालना होगा, इसी टाइप के क्वेश्चन क्योंकि रिपीट होते हैं, तो ये याद रखना कि जो भी मैन टाइम ले रहा था, 10 मिनट आदमी ले रहा था ना, यहाँ देखो 10 मिनट आदमी को लग रहे थे, तो वो कैब की स्पीड का रेशियो हो जाएगा, मतलब यहाँ 10 आएगा, और जो मैन की स्पीड होगी वो इनका डिफरेंस होगा। 12 मिनट नॉर्मली लग रहे थे कैब को, लेकिन 10 मिनट मैन को लग रहे थे, 12 माइनस 10 2, ठीक है। तो यहाँ से आप इसे ईजिली समझ सकते हैं कि ऐसे आप रेशियो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये याद रख लेना, सीधा फॉर्मूला लगा दोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है, थर्ड, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अब यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइसेस ऑफ आर्टिकल एक्स एंड वाई इज 3:7। अ मैन अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 14% बाय सेलिंग एक्स एंड लूजेस 11% बाय सेलिंग वाई। व्हाट इज दी हिज गेन लॉस परसेंट इन द एंटायर ट्रांजेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो कॉस्ट प्राइस का हमें
रेशियो दे रखा है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं, वैसे ट्रेडिशनल मेथड से भी आप कर सकते हो, लेकिन कैसे इसे सॉल्व करेंगे, तो देखो यहाँ मानिए कि अगर x है, ये y है, ये 3 है और ये 7 है ना, इनका CP का रेशियो है ये, ठीक है। 3 है तो यहाँ पे सीधा सीधा प्रॉफिट है तो 14% प्लस में लिख दो, और यहाँ पे कितना है 11% का लॉस हुआ है तो माइनस में लिख दो, ठीक है। तो 14 इंटू 3 42, इनका हमेशा रेशियो लेना है आपको, जो भी है यहाँ पे कॉस्ट प्राइस हो सकता है, या फिर जैसे 10 आइटम है तो 10 को 3 आइटम उसने इतने प्रॉफिट पे बेचे, 7 को इतने लॉस पे, उस इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो इसी तरीके से सॉल्व होंगे, ठीक है। यहाँ पे -11 इंटू 7 क्या हो जाएगा, -77, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा, इन दोनों का सम करके जितना भी है आइटम हो प्राइस हो जो भी है वो उनका सम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कितना आया, तो यहाँ पे आएगा 35 नेगेटिव और 10, इसका मतलब क्या हुआ कि -3.5, विच मीन्स कि माइनस क्या रिप्रेजेंट करता है कि लॉस हुआ है, तो लॉस 3.5%, ठीक है, ये आंसर होगा। तो ये आपको समझना है कि इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही स्पीड में करने हैं, तो फिर भी मैंने आपको एक एक स्टेप यहाँ से आप एकदम ही कर सकते, तो 14 3 42, 77 माइनस 42 कितना होता है 35, 35 डिवाइड बाई 10 तो -3.5, ठीक है। तो मैं बस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, वरना तो ये मतलब आप 10-20 सेकंड में भी ये क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ, तो यहाँ पे है वेटेड एवरेज पूछा, ठीक है। वेटेड एवरेज ऑफ द नंबर्स 17 12 23 45 301 यूजिंग द रेस्पेक्टिव रेशियो, ठीक है। यहाँ पे रेस्पेक्टिव यूजिंग द रेस्पेक्टिव वेट्स हमें दे रखे हैं 29 87 15 26 एंड 18, ठीक है। अब वेटेड एवरेज होता क्या है, जब हम एवरेज निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, सम ऑफ ऑल द वैल्यूज़ एंड जो जितने भी नंबर होते हैं सम ऑफ नंबर्स, है ना। तो ऐसे ही वैल्यूज़ निकालने के लिए अब अगर बात करें तो वेटेड एवरेज, ठीक है, वेटेड एवरेज कैसे होगा, वेटेड एवरेज की वैल्यू होगी समेशन ऑफ, ये जो वैल्यू होगी इनटू जो भी वेट होगा और डिवाइड बाई समेशन ऑफ ऑल द वेट्स, ठीक है। ये इसका मतलब फॉर्मूला होता है, ठीक है। वैल्यू क्या दे रखी है हमें, ये 17 12 ये वैल्यू है, वेट्स हमें दे रखे हैं ये। तो जब वेटेड एवरेज है इसका मतलब ये याद रखना कि वेट से डिवाइड हो रहा है, कई बार ये गलती कर देते हैं लोग, इसका सम करके यहाँ से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। वेटेड एवरेज का मतलब ये है कि सम की जगह मतलब नंबर ऑफ जो भी n से आप डिवाइड करते हो उसकी जगह वेट से आपको डिवाइड करना है, ठीक है। अब चलो यहाँ पे करते हैं कम इसको, तो यहाँ पे करेंगे तो कितना हुआ 17 इंटू 29 प्लस 12 इंटू 87 प्लस 23 इंटू 15 प्लस 45 इंटू 26 प्लस 301 इंटू 18, ठीक है। और यहाँ पे इनको सम कर लेते हैं, ठीक है। 8 6 14 5 19 19 और 7 26 26 और 9 35 5 आया, 3 2 5 8 5 13 14 15 16 17, यहाँ पे कितना आया 175, इनके नीचे 175 आया, है ना। ठीक है। और हाँ, तो अभी इनको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो देखो 7 और 9 की मल्टीप्लाई करो है 3, 7 9 63, 6 को कैरी लिख लो। अब ये 7 और 2 को मल्टीप्लाई करो 14, और दिमाग में रखो 9 और प्लस 1, 14 प्लस 9 23, 23 प्लस 6 29, तो यहाँ पे 9 लिख दो, ठीक है। और 2 कैरी है, फिर 2 इंटू 1 आगे आगे वालों को मल्टीप्लाई करो, ठीक है। ये ना जल्दी स्पीड में कैसे मल्टीप्लिकेशन करना है दो नंबर का वो मैं बता रही हूँ, ठीक है। 2 इंटू 1 और एक 2 कैरी है तो 4, तो 493 हुआ, ठीक है। इस टाइप से ही होगा, तो यहाँ लिख देते हैं 493 प्लस इसको करेंगे 12 इंटू 87 को, तो 7 2 जो 14, 14 का 4 लिखेंगे, ठीक है। 14 का 4 और 8 2 जो 16 और प्लस 7, तो 4 ऐड किया, फिर 8 1 जो 8 और 2 कैरी 1044, ठीक है। इसी टाइप से इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हो, 23 इंटू 15 कितना होगा 345, ठीक है। 45 को भी ऐसे कर सकते हो कि 45 6 जा कर लो और 45 2 जा 90, ऐसे टाइप से भी आप कर सकते हो,
या जैसे होता है 45 2 जा 900, अगर 20 + 6 कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 1170, ठीक है। हाँ, और 300 इसको तो सीधा आप कर सकते हो, 18 3 जा 54 और 185418, ठीक है। यहाँ पे इनको ऐड करके कितना आ रहा है अब देख लेते हैं, ठीक है। 8 5 13, 13 और 4 17, 3 20, 0 2 कैरी, 9 10 11 15 19 26 27, यहाँ पे आया 2 4 5 6 3 4, ये आया 4 हाँ 8470, ठीक है। ये आया, यहाँ पे लिख देती हूँ 8470 डिवाइड बाई कितना था 175। आप इसे कट करोगे तो 5 से कट कर लेते हैं, ठीक है। 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 5 9 जा 45, 5 4 जा 20, ठीक है। और यहाँ पे 5 3 जा 5 5 जा 7 से ये कट हो जाएगा, ठीक है। 7 2 जा 14, 7 4 जा 28, 7 2 जा 14, 242/5। अब इसे दे दो, देख लो, 5 4 जा 20, 5 4 जा और 5 8 जा 48.4 है ना, 48.4 है, हाँ ठीक है। तो चलो ये भी हो गया। तो ये क्वेश्चन है जिसमें बोला है 50% गुड्स आर सोल्ड एट, देखो ये वही टाइप का क्वेश्चन है, तो मैं बता रही हूँ ये वाले बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन जरूर फंसेगा, तो इसको अच्छे से कर लेना और बहुत क्विकली आप कर सकते हो जो मैंने बताया ट्रिक उससे, ठीक है। तो जितने भी टॉपर्स वगैरह होते हैं वही यूज़ करते हैं, ठीक है। इतना क्योंकि इतना किसी के पास टाइम नहीं है कि उसको प्रॉपर ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करें, ठीक है। तो यहाँ 50 मान लो कि अगर 100 हमारे पास गुड्स थे तो उसमें से 50 हमने 45% के प्रॉफिट पे बेचे, ऊपर नीचे लिख रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोला है 30% ऑफ द रिमेनिंग गुड्स, 30% का मतलब क्या हो गया, 50 का 30% मतलब कि 15, ठीक है। 15 हमने कितने पे बेचे, 27% के प्रॉफिट पे, ठीक है। और बाकी क्या बोला, रिमेनिंग, रिमेनिंग कितने हुए 35, है ना। 35 हमने कितने पे बेचे, 43% के लॉस पे। अब देखो अगर आप इनसे मल्टीप्लाई करने लगे, आप कर सकते हो, लेकिन क्या करना है आपको, रेशियो लेना, मैंने बताया, ठीक है। तो ये 50 का 10 हो गया, 5 3 जा 5 7 जा, यहाँ पे देखोगे क्या आएगा 450 प्लस का ये कितना आया 81, और यहाँ पे कितना आया 301, है ना। यहाँ पे कितना आया 10 3 7 20, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास, कितना आया, माइनस करेंगे तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। तो ये हमारे पास बचा 230, 230 डिवाइड बाई 20, जिसमें से क्या आया 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है। 11.5, ठीक है, 11.5। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। Ram invested 25,000 each in 2 different schemes for 2 years. The rate of interest in the first scheme is 8% compounded annually, and in the second scheme it is 6% compounded annually. What is the difference of the compound interest earned from the both the scheme? ठीक है, यहाँ पर हमें दो मेथड है, ठीक है। एक तो आप मतलब वैसे तो मल्टीपल मेथड्स होते हैं कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के, लेकिन फिर भी मैं दो बता देती हूँ। एक तो आप क्या कर सकते हो, सक्सेसिव वाले से कर सकते हो, जैसे कि 8% का क्या होगा, 8 और 8 16, और 64 16.64 आ गया, 2 मतलब साल का इक्वलेंट रेट, ठीक है। और 6 का कितना आ जाएगा 12.36%, ठीक है। कैसे आए ये आपको समझ आ गया हो, 8 + 8 और 8 8 जा 64 डिवाइड बाई 100 ऐसे करके, ठीक है। तो आप इनका डिफरेंस लो और फिर उसको उस रेट पर, इसमें 25,000 को उस रेट पर निकाल दो, वो आ जाएगा डिफरेंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा मेथड है पास्कल वाला, ठीक है। 2:1 का हमें पता है कि रेशियो होता है उसके लिए 2 साल के लिए। अगर पास्कल वाला किसी को नहीं आता है तो देखो ये बहुत इजी मेथड है, इसे सीख लो, ठीक है। 2:1 हम किसके लिए करते हैं 2 साल के लिए, 3:3:1 हम किसके लिए करते हैं 3 साल के लिए, फिर इनका बढ़ता रहता है। तो आपको सिर्फ इतना जानने की ज़रूरत है, 4 की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। लेकिन देखो अब इसमें करते कैसे हैं कि जो भी प्रिंसिपल अमाउंट होता है और जो भी रेट दे रखा हो उसका
परसेंटेज निकालो, मतलब 100 जैसे 8% है। अब मैं यहाँ करके दिखाती हूँ, आपको समझ आएगा, ठीक है। जैसे 8% है, 25,000 का 8% कितना हुआ? 2,000, है ना, 2,000 हुआ। फिर इसका 8% निकालो, इसका कितना हुआ? 160। और 6% का क्या हुआ? अब ये 2 और 1 क्यों लिखा अभी बताऊंगी, इससे इसकी मल्टीप्लाई होती है। अगर हमें सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट इसका निकालना होता टोटल 2 साल में, तो देखो 4,000 और एक ये, तो 5160 आता, ठीक है। 4,000, सॉरी 4160 आता, ठीक है, ये आता। लेकिन हमें क्या निकालना है यहाँ पे? 6% का भी निकालना है। तो 6% 25,000 का कितना हुआ? 1,500, ठीक है। अब 1,500 के 6% कितना हुआ? 90। यहाँ पे जो होता है ना, ये जो है यहाँ पे आप सक्सेसिव रेट परसेंट निकालते हो, मतलब इसका जो आएगा उसका 6%, फिर उसका 6%, इस टाइप से, ठीक है। अब देखो इनका हमें लेना है डिफरेंस, ये कितना आया? 500। या तो आप पहले ही मल्टीप्लाई कर लो 4,000 और 3,000, तब भी 1,000 ही आएगा, या फिर इसको डिफरेंस ले लो और सीधा 2 से मल्टीप्लाई कर लो। यहाँ पे कितना आया? 70। यहाँ तो कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना, 1 से ही। तो देखो यहाँ पे ये ना 8% वाला दोनों बड़े थे, इसीलिए मैंने सीधा डायरेक्ट माइनस करके देख ली, कर दिया, ठीक है। 500 इंटू 2,000 और प्लस 70, 1,070 इसका आंसर है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ, यहाँ पे बोले तो यहाँ पे हमें तो इस क्वेश्चन में हमें दे रखी है डाउनस्ट्रीम स्पीड इज़ 125 किलोमीटर पर आवर, अपस्ट्रीम हमें दे रखी है 25 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अगर हमें इसमें टोटल टाइम दे रखा है, देखो 25 घंटे टू गो टू अ प्लेस एंड कम बैक, मतलब कि एक आदमी यहाँ से लेकर यहाँ जाता है और फिर वापस आता है, पहले जाता है वो वापस आता है, उसे कितने घंटे लग रहे हैं? 25 घंटे। अब एक आपको फॉर्मूला मैं बता देती हूँ, क्योंकि वो बहुत काम आता है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। अगर कोई भी आदमी S1 स्पीड से कहीं जाता है और वापस आता है S2 स्पीड से, तो इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी? एवरेज स्पीड होगी 2S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2, ठीक है। याद रखना ये इसकी एवरेज स्पीड होगी, ठीक है। यहाँ पर अभी आपको क्या पूछा, और एवरेज स्पीड का मतलब है कि कॉमन स्पीड से जिससे ये पूरा डिस्टेंस कवर किया। अगर ये प्लेस इसका पूरा जो भी है डिस्टेंस, मतलब ये 5 किलोमीटर दूर है ये दोनों पॉइंट मान लो, तो टोटल डिस्टेंस तो ये 10 किलोमीटर करेगा ना, पहले 5 इधर जाएगा 5 इधर। तो इसका मतलब क्या है, जो भी इनका डिस्टेंस है ए और बी का, 2 पॉइंट है, उनका डबल जो होगा वो इसने टोटल डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है। तो इसी वजह से अगर हमें ये एक एवरेज स्पीड है, तो एवरेज स्पीड को टोटल टाइम जो भी है उससे अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, तो ये जो डी आएगा ना, ये टोटल डिस्टेंस आएगा। अगर हमें कहीं भी क्वेश्चन में ए से बी का पूछ ले कि ए से बी का कितना डिस्टेंस है, तो हमें हमेशा आधा करना है, फिर ऐसे सॉल्व करके उसका हाफ करना है। और ऑप्शन ऐसे देगा, जैसे देखो यहाँ पे भी ऑप्शन में ऐसे दे रखे हैं ना कन्फ्यूजिंग, तो यहाँ पे दे रखे हैं एक एक वैल्यू जिसका डबल यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे हमें लेकिन टोटल डिस्टेंस पूछा है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो भी एवरेज स्पीड है, एवरेज स्पीड और टोटल टाइम 25 घंटे, ठीक है। एवरेज स्पीड हम देख लें तो 2 इंटू S1 कितना है 125, S2 कितना है 25, S1 प्लस S2 कितना हो जाएगा 150, और यहाँ पे कितना दे रखा है 25, एक 25 से ये कितना जाएगा, हाँ ये 25, ठीक है, 25 6 जा, और ये 2 3 जा, ठीक है। यहाँ से अगर आप देखोगे तो 25 जो 625 और 100, तो ये आ जाएगा 3125 अपॉन 3। अब अगर आप इसे करोगे डिवाइड, तो 0 3 4 जो 12, 3 1 जो 3, और 2 कैरी, मतलब 2 रिमाइंडर बच्चा, ठीक है। 1041 2/3, डी ऑप्शन आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे बोला है एक ट्रेडर है जो 10% डिस्काउंट देता है ऑन मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एंड गिव्स 4 आर्टिकल्स फ्री फॉर बाइंग 15 आर्टिकल्स। इसका मतलब क्या है कि उसके पास 19 आर्टिकल्स हैं, है ना, जिसका प्राइस 1 रुपये है, मान लो एक आर्टिकल का प्राइस 1 रुपये है, तो उसने 15 रुपये में ही उसने 19 आइटम दे दिए। मतलब उसके लिए तो नुकसान हो गया ना,
कि 19 का उसने ख़रीदा, 15 का उसने दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम हमेशा मार्क प्राइस हो गया या कॉस्ट प्राइस हो गया वो लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पे एसपी लिखते हैं, ठीक है। तो 19 की जगह उसने 15 रुपये में दे दिया, तो इसका मतलब इसका रेशियो ऐसे लिखेंगे हम। जितने भी कंडीशन यहाँ पे होते हैं ना, वो कंडीशन रेशियो के हिसाब से अगर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सबसे ईजी वे में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 19, यहाँ 15, पहली कंडीशन होगी। एक और है जिसमें बोला 10% डिस्काउंट, ये मतलब एमपी है, 10% डिस्काउंट दिया है, मतलब अगर कोई भी चीज़ थी 100 रुपये की थी तो उसने कितने में दी, 90 में दी, है ना। और इस पे इसने बोला है कि 35% का होल ट्रांजेक्शन पे, मतलब उसका 35% का गेन हुआ। ये हमें पता एसपी है, ये ठीक है। यहाँ पे अब देखते हैं इसको, 110 से 10 कैंसिल हो गई, यहाँ पे कितना हुआ 190, है ना। यहाँ कितना हुआ 135। अगर आप इसको ये देखोगे कि यहाँ पे 135 है और 35% का क्या बोल रहा है, गेन हो रहा है, तो 135 कब हो सकता है, जब उसका CP 100 हो। ये बात तो आपको समझ आ रही होगी। अगर उसका CP 100 है तभी जाके फुल ट्रांजेक्ट, मतलब कि सब कुछ मिला के उसका 35% का गेन होगा। इसका मतलब कि ये MP कितना है 190, MP पूछा है हमें कितना ज़्यादा है CP से, तो देख सकते हो आप डायरेक्टली कि 90% ज़्यादा है ना। 100 से 190 कर दिया तभी जाके उसको इतना ट्रांजेक्शन, इतना मतलब गेन हुआ 35% का, ठीक है। तो यहाँ पे 90% का ये डायरेक्टली आप कर सकते थे। अगर ये वैल्यू डायरेक्टली मैच नहीं होती तो इसको हम कंपेयर करते कि यहाँ पे मान लो कुछ और आता तो 135 से उसे कंपेयर करते, उस हिसाब से हम CP निकालते, ठीक है। अब यहाँ पे डायरेक्ट मिल गया तो हम सीधा मार्क कर देंगे, ठीक है। इसका आंसर हो गया 90%। आपको वहाँ पे बहुत ही स्पीड में क्वेश्चन करने हैं। देखो अब यहाँ पे क्वेश्चन है 3x माइनस 1/2x इज इक्वल टू 4। इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब इस टाइप के भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। अलजेब्रा आपने थोड़ा बहुत पढ़ लिया होगा, ठीक है। जब भी हम इसका स्क्वायर निकालते हैं तो अगर माइनस है यहाँ पर तो प्लस हो जाता है, मतलब 4 का स्क्वायर प्लस 2 और ये इनके कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होते हैं, है ना, 2ab, ठीक है। और अगर यहाँ पे प्लस होता तो यहाँ पे माइनस होता, ठीक है। ये आपको पता ही होगा फॉर्मूला। अगर आपको नहीं पता है तो x माइनस 1/x, अगर हमें a दे रखा है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2, ये होता है 2। यहाँ पे इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होते हैं, लेकिन यहाँ 1 और 1 है तो इसलिए सिर्फ 2 रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं, ये देखो आप यहाँ पे, यहाँ 4 बन गया तो ये 3 का स्क्वायर करके तो 4 आएगा नहीं, इसका मतलब इसको हमें चेंज करना है। तो इसको हमें चेंज करना, और यहाँ पे 4 बन गया, इसका स्क्वायर और ये इसका, तो इसे ना हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करके इस पूरी इक्वेशन में अगर हम 2/3 से मल्टीप्लाई कर दें तो इनके कोफिशिएंट चेंज हो जाएंगे, ठीक है। ये कितनी हो जाएगी 2x माइनस 1/3x और ये बन जाएगी 8/3। अब इसका स्क्वायर कर दो, ठीक है। अब इसका स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर इज इक्वल टू 8 8 जा 64, 3 3 जा 9 प्लस 2ab। a मतलब कितना है 2 और 3, 2 सॉरी कोफिशिएंट इसका कितना है 1/3, है ना। ये इसका कोफिशिएंट इसको लेते हैं पूरे को, 1 में जो भी होता है यहाँ होता है, तो ठीक है। तो ये हो जाएगा 4/3। यहाँ पे 9 आपने एलसीएम लिया, 64 प्लस 3 दूनी 6 3 12 12 कितना आया 76/9, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो प्राइस ऑफ 4 पेन एंड 5 नोटबुक इज़ 130। इस टाइप के क्वेश्चन तो इतनी बार रिपीट हो गए हैं तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप नहीं करके आना है आपको, बहुत आराम से आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो 5 पेन है, 5 पेन है और सॉरी 4 पेन हैं और 5 नोटबुक हैं जिनका प्राइस 130 है, ठीक है। ये एक इक्वेशन बन गई। इफ द प्राइस ऑफ अ पेन इज इंक्रीजेज बाई 25%। अब यहाँ पे ही लोग ये सब देख के ना स्किप कर देते हैं। तो 25% का क्या मतलब है, अगर पेन का प्राइस 1p है, ठीक है, 1p है, तो मतलब 25% क्या होता है एक का 0.25, तो ये हो जाएगा 1.25। और n कितना हो गया है, नोटबुक का प्राइस डिक्रीज हो गया है 20%, एक का 20% होगा 0.2,
तो ये n बचेगा 0.8, ठीक है, 0.8 n बचेगा। यहाँ पे p। अब इनमें बोला है प्राइस ऑफ 2 पेन्स, मतलब यहाँ पे 2 पेन और 4 नोटबुक, 4 की मल्टीप्लाई, जगह नहीं बची, कितना है 82। ये इक्वेशन अच्छे से नहीं लिखी गई, इसे लिख देते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखना तो कितना आएगा 2.5 p प्लस 3.2 n इज इक्वल टू 82, ठीक है। अब आपको ऐसा कोई कॉमन देखना है कि जो इससे मल्टीप्लाई करके मतलब इनके कोफिशिएंट सेम बनाने, ठीक है। तो अगर आप देखोगे ये 8, ये 220 बन सकता है ना, 20 बन सकता है ना, हाँ। तो ये 20 कैसे बनेगा 8 से मल्टीप्लाई करके, और ये कितने से करेंगे 5 से, ठीक है। तो ये 20n प्लस 25n और 165, ठीक है, पहली इक्वेशन। यहाँ पे कितनी हुई 20n प्लस 3 8 24 25 25.6 n इज इक्वल टू 8 दूनी 16 656, है ना। तो ये बना 656। अब हम इन्हें माइनस कर लेते हैं, ठीक है, ये इससे कैंसिल, ये इससे, यहाँ बचेगा 0.6n और यहाँ कितना बचा, ये मैंने क्या कराया है 650 होगा, 130 इंटू 5, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे कितना बचा माइनस का 6 बचा, ये भी माइनस का था ना, ये कैंसिल आउट हो गया। n की वैल्यू कितनी आ गई 10, मतलब नोटबुक का प्राइस कितना हुआ 10। अब आप इसमें अगर पुट करोगे 50 130 माइनस 50 80, और 80 डिवाइड बाई 4 20, मतलब पेन का प्राइस आ गया आपके पास 20। हमें क्या पूछा है व्हाट इज़ द ओरिजिनल प्राइस ऑफ 1 पेन, 1 पेन मतलब 20 प्लस 2 नोटबुक, नोटबुक 2 इंटू 10 20, टोटल प्राइस ना हुआ 40, ठीक है 40, ये इसका आंसर है। वैसे आप इसको यहाँ से कैसे भी वो कर सकते थे कि एक पेन और 2 नोटबुक यहाँ पे अगर ले आते ना इक्वेशन को थोड़ा बहुत आगे पीछे, मतलब कैसे भी एडजस्ट करके तो आ जाता, बट फिर भी ये ना एक यूनिवर्सल मेथड है, तो ये हर जगह काम होगा, हर जगह मतलब वो नहीं चलेगा कि ये इक्वेशन में आ ही जाए, ठीक है, प्लस माइनस करके। तो ये एक यूनिवर्सल मेथड है, इसलिए मैं बता रही हूँ ताकि आप वहाँ पर अपना टाइम वेस्ट ना करो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं। हाँ, तो यहाँ पे आता है डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। तो एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर सेल्स गुड्स टू अ कस्टमर एट अ प्रॉफिट ऑफ 10% ओवर द सीपी। तो यहाँ पर सीपी लिख लेते हैं, यहाँ पर एसपी लिख लेते हैं। इसने 100 मान लीजिए एक सीपी था, उसने 100 प्लस टी पे, है ना, ये बोला ना 30% के प्रॉफिट पे, और उसने वे भी 800 ग्राम किया इंस्टेड ऑफ 1 kg। इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी सामान, मान लो 1 ग्राम का पैसा उसने 1 रुपये दिया, तो उसने 800 ग्राम बेचा इंस्टीड ऑफ 1 kg। इसका मतलब उसे 800 ग्राम का कितना पैसा लगा था, 800 रुपये लगे थे उसे, लेकिन उसने बेचते हुए 1000 रुपये में बेचा, है ना। तो इसका मतलब किसे फ़ायदा हुआ, कस्टमर को, वो शॉपकीपर को, है ना। तो मतलब उसने चीटिंग किया यहाँ पे। तो ये ऐसा काम करता है, ठीक है। और हिज टोटल प्रॉफिट, एक तो वो इतने प्रॉफिट पे बेच ही रहा है, उसके बाद ये काम भी कर रहा है, तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ। अगर आप यहाँ से कैंसिल आउट करोगे तो 2 जीरो यहाँ से कैंसिल, 1 ज़ीरो ये 80, और ये कितना हुआ 100 प्लस टी का वो आ गया रेशियो, ठीक है। यहाँ पे टोटल प्रॉफिट 140। टोटल प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ कि अगर सीपी 100 है ना, तो प्रॉफिट कितना है 140। अब इनका रेशियो सॉल्व कर लो, 80/100 प्लस टी इज इक्वल टू 100/140। 1 ज़ीरो से ये कैंसिल, 1 ज़ीरो से ये कैंसिल, 14 एट कितना होता है 112, और ये 100 प्लस टी। समझ आ गया कि 12% का यहाँ पे उसने पहले प्रॉफिट कर लिया, उसके बाद वो यहाँ पे भी चीटिंग कर रहा है, मतलब इतने में भी वो सेटिस्फाई नहीं था, ठीक है। तो मतलब इसका आपको इसी टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करने, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं।
यहाँ पर एक लड़की है सबरीना जिसने ट्रैवल किया है 8 किलोमीटर ऑन फुट एंड 13 किलोमीटर पर आवर। ओहो, ये क्वेश्चन पूरा ही नहीं है। शी ट्रैवल्ड द डिस्टेंस ऑफ 84 किलोमीटर इन 8 आवर, फॉर हाउ मेनी आवर डिड शी साइकिल। इसका मतलब ये साइकिलिंग किया उसने, साइकिल से वो 13 किलोमीटर पर आवर गई, ठीक है। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हो आप? तो यहाँ पे आप प्रोपोर्शन से बहुत इजीली ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आपको समझ आ रहा है 8 घंटे उसने टोटल टाइम लिया चलने में, ठीक है, चाहे वो साइकिलिंग करके हो या फुट से ट्रैवल किया हो, ठीक है। तो इसका मतलब हम ना अज्यूम करते हैं कि मान लो 8 किलोमीटर जो कि वो फुट से चल रही है, वो पूरा टोटल टाइम सिर्फ फुट से चली होती तो कितना किलोमीटर होता? 64 किलोमीटर होता। अगर सिर्फ साइकिलिंग कर रही होती तो कितना चलती वो 8 घंटे में? 13 एट जा 104, है ना, 104 किलोमीटर। जबकि उसने चला कितना है? 84 किलोमीटर। तो इनका ना रेशियो आ जाता है इससे कि कितने प्रोपोर्शन में उसने चला होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 20, ये भी 20 देखा तो रेशियो आ गया 1:1। मतलब कि उसने आधा टाइम उसने साइकिलिंग करने में दिया, आधा टाइम उसने किस में दिया? फुट से चलने में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 8 घंटे में से 4 घंटे साइकिलिंग की है और पूछा क्या है? साइकिलिंग ही पूछा है, तो दोनों का आंसर 4 ही आता, ठीक है। अगर आप क्रॉस वेरीफाई करना है वैसे तो हो ही जाएगा, ठीक है। तो 8 4 जा 32, है ना, 13 4 जा 52। आप देख लो कितना आ रहा है? 84 किलोमीटर, है ना, 84 किलोमीटर आ रहा है ना, इतना ही चलेगी वो। चलो, एक प्राइस ऑफ एलपीजी, द प्राइस ऑफ एलपीजी सिलेंडर हैज़ इंक्रीज 660 से 825, ठीक है। यहाँ पे 660 से उसका प्राइस बढ़ के 825 हो गया है। तो ये बोल रहा है कि कंजम्पशन उसे कितना रिड्यूस करना पड़ेगा सो दैट द सेम अमाउंट इज स्पेंट ऑन एलपीजी। आपको पता होगा ये फॉर्मूला, एक्सपेंडिचर क्या होता है? जितना भी प्राइस है और कंजम्पशन का प्रोडक्ट। तो अगर प्राइस बढ़ रहा है, कंजम्पशन अगर हम रिड्यूस कर दें तो मतलब एक्सपेंडिचर सेम रहता है, ठीक है। जितने परसेंट से इसे इंक्रीज़ कर रहे हैं उतने परसेंट सेम हो ये ज़रूरी नहीं है, पर ओवरऑल ऐसा हो कि मतलब दोनों का इफेक्ट हमेशा नल रहे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं जिसमें हमेशा एक्सपेंडिचर सेम रहता है? तो आप इसको, पहले इनिशियल वैल्यू ये थी, ये फाइनल थी। तो जब कंजम्पशन की बात है या फिर कुछ भी दे रखा हो, एक चीज़ दे रखी हो एक दूसरी पूछिए, तो इसको इनिशियल ले लो, इसको फाइनल ले लो, ठीक है, इनिशियल से फाइनल। तो डिफरेंस देखोगे 5 6 165, और इनिशियल को ही नीचे लिखते हैं, ठीक है, 825 इंटू 100। ये इसका फॉर्मूला होता है। 5 3 जा 15, 5 3 जा 5, ठीक है, 33 5 जा, तो कितना आया? 20%। 20% का उसे रिडक्शन करना ही पड़ेगा, ठीक है। हाँ, what will be the remainder when 37 43 इंटू 43 इंटू 51 इज डिवाइडेड बाई 7। इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए, ये मैंने क्वेश्चन क्यों रखा है यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि यहाँ पर पहली बात तो डिविजिबिलिटी बहुत पूछता है 7 की, ठीक है। आपको डिविजिबिलिटी अगर पहचाननी है 7 की, तो देखो कोई भी नंबर है ना, 7 3 9 4 2 7 ऐसे, और 5 1 6 ऐसे मैं ले लेती हूँ। तो पीछे से पेयरिंग स्टार्ट करो 3 3 की, ठीक है। उसके बाद इनका सम करो, सम ऑफ डिजिट 19 आया जैसे यहाँ पे, 7 2 9 4 13, और 6 5 11 6 12, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस माइनस प्लस मतलब ऑल्टरनेट लिख दो। फिर ये 19 और 12 को ऐड करोगे, ठीक है, 31 माइनस 13 करोगे, उस टाइप से फिर उसे देखोगे कि वो डिविजिबल है कि नहीं 7 से, ठीक है। इस टाइप से आप करते हैं। अगर आपको यहाँ पे निकालना है तो पहले तो इन फैक्टर्स को आप जो भी 7 के मल्टीपल्स हैं उनमें डिवाइड करो, मतलब 35 + 2 लिख सकते हैं आप उसको, और 43 को क्या लिख सकते हो? 42 + 1। 51 को क्या लिख सकते हो? 49 + 2। अगर 7 से हमें ये डिवाइड करने हैं तो देखो ये किसी से भी मल्टीप्लाई हो इनमें से तो ये डिविजिबल हो जाएगा, और इसीलिए रिमाइंडर कुछ नहीं छोड़ेगा। लेकिन एक इनका ही मल्टीपल जो भी ये 2 हो गया, 1 हो गया और 2, ये जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो फिर ये रिमाइंडर छोड़ेंगे, क्योंकि कोई भी इनमें 7 का मल्टीपल नहीं है, ठीक है। अगर 42 किसी से भी मल्टीप्लाई हुआ, इस 2 से हो, इस 2 से हो, तब भी सबसे मतलब 7 से डिविजिबल है ही, है ना। तो इसलिए यहाँ से हम 2 लेंगे डायरेक्ट, 2 1 और 2, और ये ही रिमाइंडर आएगा क्योंकि ये 7 से डिवाइड नहीं होंगे, तो ये इसका रिमाइंडर आएगा।
ठीक है 4। चलो तो यहाँ पर देखें तो फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹4,000 एट 6.75% फ्रॉम 25 Feb 2024 एंड विड्रॉन ऑन 26 अप्रैल 2024। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए रखा है क्योंकि ऐसे भी पूछ सकता है, ज़रूरी नहीं है कि 8 महीने 10 महीने भी दे आपको, ऐसे डेट वाइज भी कुछ ही दिन वाइज भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, ऐसे आए हुए हैं पिछले सालों में क्वेश्चन, तो ये वाले क्वेश्चंस भी आपको देख के जाने। ठीक है, तो चलो यहाँ पे अगर हम पहले कैलकुलेट करें तो देखो 2024 है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो है पहले ये देख लेना कि लीप ईयर है कि नहीं। तो यस लीप ईयर है, इसका मतलब कितना 366 डेज होंगे। अब हमें 366 डेज के लिए हमें क्या रेट दे रखा है 6.75%। ठीक है, अब हमें डेज कैलकुलेट करने हैं इनका और इसके बीच में। आप फैब में देखोगे तो कितने दिन है 29 होंगे तो 25 को अगर उसने डिपॉजिट किया होगा तो 25 भी कंसिडर होगा। ठीक है, 25 से क्योंकि कैलकुलेट करना है, तो 25 26 27 28 और 29, तो मतलब यहाँ पे फैब में कितने दिन हो गए हमारे पास 5। मार्च में कितने होंगे 31 डेज होंगे। अप्रैल में क्योंकि उसने 26 को विड्रॉ कर लिया तो मतलब 26 तो पूरा कंसिडर होगा ही नहीं, तो इसका मतलब 25 दिन होंगे यहाँ भी। ठीक है, तो यहाँ पे कितने दिन आ गए 61। ठीक है, 61 डेज के लिए हमारा क्या होगा रेट परसेंट, तो देखते हैं। चलो 6.75 अपॉन 366 इंटू 61, ये कितने टाइम्स जा रहा है 6 टाइम्स जा रहा है। ठीक है, अगर यहाँ से अगर हम इसका पॉइंट उड़ा दें तो 600 आ गया ना। अब इसी ये रेट परसेंट है 675 अपॉन 600 और इसी का 100 रेट परसेंट है ना, इसका डायरेक्ट निकाल रही हूँ मैं 4000 से, तो कितना सिंपल इंटरेस्ट होगा। तो देखो 100 से तो 2 ज़ीरो कैंसिल हो गई, 1 ज़ीरो इससे कैंसिल हो गई, 15 से ये कैंसिल हो गया, 5 कम 5 5 15, 3 चौक 12 5 15, तो 45 इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, A can lay a railway track between two given stations in 22 days and B can do the same in 11 days. With the help of C, they did the job in 5 days. Then alone C can do the job in कितने दिन में वो C अकेला काम करेगा। तो A है जो कि 22 दिन में कोई भी काम कंप्लीट करता है, B करता है 11 दिन में। तो हमें पता है यहाँ पर हम एलसीएम लेते हैं, 1 यूनिट काम ये करेगा, 2 यूनिट काम ये करेगा। इसमें बोला है कि सी की हेल्प से उन्होंने 3 यूनिट तो इनकी अपनी हो गई, सी अगर एक्स यूनिट काम कर रहा है तो ये जो टोटल ये जो होता है ना एलसीएम, यही हमारा टोटल वर्क होता है। इसको काम करने में सिर्फ 5 दिन लगेंगे अगर इतनी एफिशिएंसी से ये लोग काम करें। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे एक्स की एफिशिएंसी कितनी आएगी 22/5 माइनस 3 करोगे, 22 माइनस 15/5 कितनी आई 7/5। ठीक है, अब सी अलोन कितने दिन में करेगा, तो 22 टोटल वर्क है, 7 इंटू 5 110/7, 7 एकम 7 15 5/7 डेज, सॉरी इतने दिन लगेंगे सी को अकेले काम करने में, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे पूछा है द कॉस्ट ऑफ 8 पेन्स एंड 10 पेंसिल इज ₹132 इफ़ द कॉस्ट ऑफ अ पेन डिक्रीज बाई ₹2। तो पहले परसेंटेज में डिक्रीज और इंक्रीज हो रहा था, यहाँ पे सीधा वैल्यू में इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे पेन और पेंसिल देखो पी से ही डिनोट नहीं कर सकते, तो हम एक्स ले लेते हैं पेन को। ठीक है, मान लो पेन का प्राइस एक्स है और वाई का मतलब पेंसिल का वाई है। ठीक है, तो बात करें 8x प्लस 10y इज इक्वल टू 132, पहली इक्वेशन बन जाएगी। इफ द कॉस्ट ऑफ अ पेन डिक्रीज बाई ₹2, कॉस्ट मतलब x माइनस 2 हो गया, एंड कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल इज इंक्रीज बाई ₹7, y प्लस 7 हो गया। कॉस्ट ऑफ 17 पेन, यहाँ पे 17 पेन का और कितनी पेंसिल 6 पेंसिल का जो सम होगा वो 136 होगा। ये दूसरी इक्वेशन हो गई। यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे 17x माइनस 34 प्लस 6y प्लस 42 इज इक्वल टू 136। अगर यहाँ से देखोगे तो ये 8 बचेगा, 8 वहाँ पर जाके कितना बचेगा 128 बनेगा।
यहाँ पे 17x प्लस 6y इज इक्वल टू 128। अब एक इक्वेशन ये है, इसको और इसको आप देखोगे इनका x का कोफिशिएंट थोड़ा सा हार्ड है, तो इससे अच्छा है कि हम y के कोफिशिएंट को सेम कर ले। तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ से 5 से। 24x प्लस 30y इज इक्वल टू कितना हुआ है 396। यहाँ पे अगर कितने से करना है हमको, 5 से, है ना। 17 5 से 85x 30y और यहाँ पे 8 पंजे 40 640। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस कर लो, यहाँ पे आएगा, यहाँ लिख देती हूँ 61x इज इक्वल टू, उल्टा कर लेते हैं, ठीक है, ये बड़ा है तो मतलब नेगेटिव नेगेटिव कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आएगा 244। ठीक है, अब ये आपको क्लियरली पता चल रहा होगा कि 61 4 टाइम्स ही 244 होता है, तो x की वैल्यू क्या आई है 44। ठीक है, अब x की वैल्यू यहाँ पे डाल लो, 8 4 जा 32, 10y इक्वल टू 100 होगा, y की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई। ठीक है, हमें क्या पूछा है, कॉस्ट ऑफ 12 पेंस, x 12 इंटू 4 48 और 90 कितना है 138। ठीक है, 138 इसका आंसर हो जाएगा। What is the compound interest on a sum of rupees 19,500 invested for 1 2 by 5 years? इस क्वेश्चन को रखने का पर्पस था मेरा कि इसको आप वो वाले फॉर्मूले से तो कर ही लोगे कि एक बार P1 प्लस R अपॉन 100, फिर 2/5 R/100, वो वाले से तो कर ही लोगे, लेकिन नहीं, उससे आपको करना नहीं है। एक साल के लिए रेट क्या है 10% है, दूसरे साल के लिए 2/5 का 10% का 2/5 कर लो, कितना आया 4%। अब इनका ही सक्सेसिव ले लो। ठीक है, 10 + 4 14 14 और 10 इंटू 4 अपॉन 100, तो आपको सीधा पता 0.4 आएगा। 14.4% इसका इक्वलेंट क्या होगा, रेट परसेंट होगा। तो देखो 10% तो सीधा निकाल लो, 10 इसको भी आप कैसे लिख सकते हो 10 + 4.4%। 10% अगर 19,500 का करोगे तो एक ज़ीरो कम हो जाएगी, बस 1950 आएगा। 4.4% की बात करें, 2 ज़ीरो तो कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, 2 11 2 दूनी 4 2 पंजे 10 5 से। ठीक है, 39 78 और 78 को आप ऐसे लिखोगे कितना आएगा 858। यहाँ पे 858 को अगर प्लस करोगे 2808 आ रहा है, हाँ, ऑप्शन सी। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। रवि ट्रैवल करता है, एक सिटी है ए से लेकर बी तक, एंड फ्रॉम सिटी बी से ए दोबारा जाता है बी से ए, पहले ए से बी गया इन 4 आवर। देखो इसमें टोटल टाइम दिया हुआ है। ठीक है, इफ़ द एवरेज स्पीड ऑफ द टोटल जर्नी इज, एवरेज स्पीड दे रखी है, व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन सिटी ए एंड बी। ये देखो मैंने पहले ही इसका आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया है। ठीक है, यहाँ पे ए से बी का डिस्टेंस पूछा है, टोटल डिस्टेंस, तो जो भी आपने एवरेज स्पीड इनटू टोटल टाइम वो निकालोगे ना, वो क्या आएगा 2AB आएगा, है ना। यहाँ पे आपको उसका डिवाइड करना है, तो यहाँ अभी आप इसको 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 2 इंटू एवरेज स्पीड क्या है 2S1 S2, नहीं एवरेज स्पीड तो आपको दे ही रखे ना, 2 इंटू 68.3 136.6। ठीक है, सीधा सीधा, इतना इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा है फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल है हुज डायमेंशन आर गिवन, जिसकी हमें डायमेंशन दे रखी है, ये लेंथ है 116 और ये 14 मीटर उसकी है। तो आपको ये तो बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है कि आपको अगर कोई भी सर्कल इसके अंदर बनाना है, ये सर्कल, अरे यार थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, चलो दोबारा बनाती हूँ। ठीक है, तो अगर आपको बनाना है
तो जो ब्रेथ होगी, जितनी भी ये ब्रेथ होगी उसी के बराबर ही डायमीटर होगी, है ना। ऐसे आप नहीं बना सकते हो, क्योंकि वो रेडियस इक्वल होनी चाहिए, डायमीटर हर जगह से बराबर होनी चाहिए। तो जो भी शॉर्टेस्ट इसकी साइड होगी, मतलब ब्रेथ होगी, उसके बराबर इसकी डायमीटर होगी। डायमीटर कितनी होगी, इसका मतलब 14 मीटर। हमें क्या पूछा है, सरकमफ्रेंस। तो आर कितना आया, 7 आया, 2 पाई आर, है ना, 44। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। In an election between two candidates, 85% of the registered voters cast their vote and 4% of the votes। तो ये वाले क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं इलेक्शन वाले, ठीक है, भर भर के क्वेश्चंस आते हैं इससे, ठीक है। यहाँ पे मान लो अगर 100 होते हैं लोग, जिसमें से 85% ऑफ द रजिस्टर्ड वोटर कास्ट हैं, जो भी रजिस्टर्ड थे वो मान लो 100 थे, ठीक है। यहाँ पे 85% है जिन्होंने वोट डाली है और 15% ने नहीं डाली। 4% ऑफ द वोट्स पोल्ड वर इनवैलिड। अब इसमें से 4% इनवैलिड वोट थी, है ना, और इसमें से 96% वैलिड थी। विनिंग कैंडिडेट गॉट 65% ऑफ द वैलिड वोट्स। अब इसकी 65%, 96 की 65% विनिंग वाले के पास है, जो लूज़ कर गया उसके पास कितनी हुई, 100 होनी चाहिए टोटल। तो इसका 100% है ना, इसका डिवाइड नहीं कर रहे हैं हम, इनका जो भी 96% है इसका, फिर ये, तो ये साइकिल चल रही है, ठीक है। 65% ऑफ द वैलिड वोट्स आर वॉन बाई दी 2142। तो हमें क्या बोला है कि ये इससे कितने से जीता। अब आप देख सकते हो इनका डिफरेंस कितना है, कितना है, 30%, है ना। तो सीधा ऐसे लिखो कि 3/10 ऑफ ये 96 को आपको पता है कैसे लिख सकते हो, 4% को आप कितना लिखते हो, 1/25। तो 96 को क्या लिखते हो, 24/25, है ना। और उसके बाद 85 को क्या लिखते हो, 15 को आप लिखते हो 3/20। 85 को लिखते हो 17/20। 17/20 ऑफ एक्स, एक्स हमने टोटल वोट्स मानी है, ठीक है, तो वो है 2142। इनको अगर आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे अच्छे से तो देखो क्या आएगा, ये कट हो रहा है क्या, हाँ पहले तो इसे 3 से ही कट कर लेते हैं। 3 7 जा 3, 1 जा 3 4 जा, ठीक है, 3 8 जा, फिर से कर लेते हैं, 3 2 जा 6, 3 3 9, 238। 17 से हो रहा है क्या, हाँ हो रहा है। 17 1 जा, है ना, और 17 4 जा 68 होता है, ठीक है। और 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, ठीक है, 2 ये 5, यहाँ कितना बचा, ये 625 आ रहा है यहाँ, और ये कितना आ रहा है 14। कुछ और गड़बड़ हो रही है क्या, अगर हम बात करें 625, 100, 24 25, 2500 ये आया, और 625 7 7 2500 और 625 8750, ठीक है, 8750 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इफ़ द डिफरेंस बिटवीन मीडियन एंड मोड इज़ 2, जो मीडियन और मोड का डिफरेंस है वो 2 है, देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन मीन एंड मीडियन, ठीक है। अब ये इसके लिए एक फॉर्मूला है, एम्पिरिकल फॉर्मूला इसे हम बोलते हैं, ठीक है, आप इसको याद रख लेना, हर जगह अप्लाई होता है, बट उसके लिए कंडीशन है कि ये तीनों कांस्टेंट रहने चाहिए, मीन मीडियन मोड चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। मोड क्या होता है, 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये फॉर्मूला है, बहुत इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है, इस पे क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या बोला है, मीडियन और मोड का डिफरेंस, यहाँ पे आपको पता है मीडियन यहाँ है, यहाँ मोड है, तो अगर एक मीडियन को हम यहाँ ले जाएं, मोड माइनस मीडियन, तो यहाँ कितने मीन बचेंगे, मीडियन बचेंगे, 2 मीडियन बचेंगे, 2 मीडियन माइनस 2 मीन, है ना।
अगर यहाँ से हम 2 कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा, मीडियन माइनस मीन। वही हमें पूछा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन मीन एंड मीडियन। इसमें कुछ नहीं बोला कि प्लस माइनस, है ना। तो मीडियन और मीन, तो जो हमें दे रखा है मोड माइनस मीडियन 2, उसको 2 से डिवाइड कर दोगे तो सीधा मीडियन और मीन का डिफरेंस क्या आ जाएगा, 1 आएगा। ठीक है। इन ट्रायंगल ABC द सेक्टर्स ऑफ एंगल B एंड C इंटरसेक्ट एट P इनसाइड द ट्रायंगल BPC इक्वल टू दिस। तो एक ट्रायंगल है ABC, है ना। एक ABC एक ट्रायंगल है जिसमें बोला है सेक्टर्स ऑफ एंगल B, बाइसेक्टर्स होगा यहाँ पर, है ना। सेक्टर्स तो कुछ नहीं होता, मैं सोच रही हूँ सर्कल कहाँ से आ गया। ठीक है, तो बाइसेक्टर्स ऑफ B और C इंटरसेक्ट, इनसाइड वाला बोला है तो ये मान लो। ठीक है यार, थोड़ा सा ड्राइंग में सॉरी, है ना, ये फर्स्ट टाइम मैं यूज़ कर रही हूँ थोड़ा। तो यहाँ पर ये जो है इसका ये P पॉइंट पे मिल रहे हैं, तो ये हमें दे रखा है ना, ये दे रखा है ना BPC, ये 128 दे रखा है। तो हमें क्या पूछा है, मेज़र ऑफ A। जिसने नहीं पढ़ा है उसके लिए मैं बता दूं कि ये क्या होता है। जब भी बाइसेक्टर का हमें एंगल पूछा हो, तो अगर ये A है जो अपोजिट एंगल होता है, तो उसका 90 + A/2 हो जाता है इंटरनल बाइसेक्टर के लिए। और जो एक्सटर्नल बाइसेक्टर होता है, मान लो इनका बाइसेक्टर यहाँ मीट कर रहा होता, तो इसकी वैल्यू हो जाती है 90 - A/2। इस पे भी बहुत बार क्वेश्चन बने हैं, हर एग्ज़ाम में इस पे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो ये हमें इसी की वैल्यू दे रखी है 90 + A/2, हमें A की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, 8 38 38 2 जा 76। ठीक है, A की वैल्यू होगी 76। द सेलिंग प्राइस ऑफ 2 ब्लैंकेट्स आर द सेम। ठीक है, 2 ब्लैंकेट का सेलिंग प्राइस हमें दे रखा है सेम। 1 ब्लैंकेट इज सोल्ड एट 66 2/3% प्रॉफिट। इसका मतलब कितना है, 2/3 के प्रॉफिट पे, है ना। 33 1/3% को हम 1/3 लिखते हैं और इसको 2/3। ठीक है, तो अभी पहले आप या तो ऐसे कर लो, CP और SP लिख लो। ठीक है, एक ब्लैंकेट जो है उसने 2/3 प्रॉफिट पे बेचा है, मान लो पहला A और B। ठीक है, तो कितने पे बेचा, मतलब 3 इसका इनिशियल प्राइस होगा, इतने प्रॉफिट पे बेचा है, मतलब CP में ही ऐड होना चाहिए, तो वो ये 5 पे बेचा होगा। ठीक है, एंड CP ऑफ अदर ब्लैंकेट इज़ 400 लेस देन इट्स SP। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें पता है SP दोनों का सेम है। यहाँ मान लो ये 3x है और ये भी 5x है, तो ये भी 5x होगा क्योंकि दोनों का SP सेम है। अदर ब्लैंकेट का जो CP है वो 400 कम है, मतलब ये कितना हो गया, 5x - 400, है ना। इफ़ द टोटल प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बोथ ब्लैंकेट इज़ 50%। इसका मतलब क्या है, टोटल प्रॉफिट 100, मतलब टोटल SP कितना होगा 150 और टोटल CP 100 होना चाहिए। यहाँ पे इनको ऐड करेंगे तो 8x - 400, इनका रेशियो ले लेते हैं। ठीक है, ये 10x आएगा। टोटल CP कितना होना चाहिए, SP 150 होना चाहिए और ये 100 होना चाहिए। ठीक है, अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 8 3 24x 1200 और ये हो गया 20x। 4x की वैल्यू कितनी हो गई 1200, x की वैल्यू हुई 300। हमें क्या पूछा है, सेलिंग प्राइस ऑफ ईच ब्लैंकेट। 5 × 3 करेंगे 1500, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो डिफरेंस बिटवीन 12% गेन एंड 4% लॉस ऑन एन आइटम वॉज ₹28। व्हाट वॉज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आइटम। यहाँ पे हमें 12% का गेन और 4% का लॉस। तो देखो, अगर कोई भी आइटम है जो 100 रुपये का है, 100 हमेशा ना आपको CP लेके चलना, हर क्वेश्चन में इससे क्वेश्चन ईजिली हो जाते हैं। अगर उसे 12% का गेन होता तो ये 112 बन जाता, और अगर इसको लॉस होता तो कितना बन जाता 96। अब इसमें ही डिफरेंस पूछा है, अगर इसका डिफरेंस देखेंगे तो कितना आया है 16। 16 का डिफरेंस है ना, 16 की वैल्यू उसने दे रखी 28। तो ये कॉस्ट प्राइस ऑफ आइटम हमें बतानी है। ठीक है, 28
16% की वैल्यू हमें 28 दे रखी है, तो 100 की कितनी होगी, ठीक है। 4 से अगर इसे कैंसिल आउट करोगे, 4 4 जा 16, 4 25 जा 4 7 जा 175, ठीक है, आ गया इजी। चलो, इन अ सर्कल कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी आर प्रोड्यूस्ड टू मीट एट ई आउटसाइड द सर्कल। ये एक सर्कल है, अगर ये एक कॉर्ड है और एक ये कॉर्ड है, ठीक है। अब ये ऐसे थोड़ा सा बना लेते हैं, ये मीट कर रही है यहाँ पे ई पॉइंट पे, ठीक है, आउटसाइड दी सर्कल। इफ़ ए बी इजिकल टू 9, ए यहाँ पर है, ये 9 है, ए ई कितना दे रखा है 12, मतलब ये 3 है ना, बी ई जो है 3 है, ई डी हमें 4 दे रखा है, सी डी, ई डी हमें 4 दे रखा है, ठीक है। देन व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ कॉर्ड सी डी। ये आपको फॉर्मूला पता होगा कि जब भी कोई भी एक पॉइंट है बाहर से वो कट करता है, तो हमेशा ए बी सॉरी इस जो पॉइंट से दोनों का डिस्टेंस, इसका भी और इसका भी, तो ए ई इंटू बी ई इज इक्वल टू ई डी इंटू ई सी, है ना। ये एक फॉर्मूला होता है। अगर यहाँ पर ऐसे ना देके सिर्फ यहाँ पर टेंजेंट बना देता, तो इसको ही हम 2 बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हर जगह एप्लीकेबल है। ए ई हमें पूछा, ए ई कितना था 12 था, बी ई कितना था 3 था, ई डी हमें 4 दे रखा है। क्या पूछा है सी ई, हमें ई सी निकाला अगर हमने, तो हमें पूछा वैसे सी डी है, ठीक है। ई सी तो हमें निकालना ही पड़ेगा, तो ये आया 9, ई सी हमारे पास कितना आया 9। अगर ई सी 9 है और ई डी इसमें से माइनस कर दोगे, तो सी डी की लेंथ कितनी आई 5, ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इन अ स्कूल 5/8 ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर गर्ल्स। मान लो एक स्कूल है जिसमें गर्ल्स और बॉयज़ का रेशियो पता करना है, तो गर्ल्स हमें, गर्ल्स और बॉयज़ 5/8, 8 अगर टोटल स्टूडेंट्स हैं तो 5 गर्ल्स हैं, 3 बॉयज़ होंगे, ठीक है। रेस्ट आर बॉयज़, 2/5 ऑफ गर्ल्स आर बिलो 12 ईयर्स ऑफ एज। ओके, बिलो और अबव लिख लेते हैं, बिलो अबव, ठीक है। तो यहाँ पे 2/5 ऑफ गर्ल्स आर बिलो, 2/5 कितना हुआ 2 ही हुआ इसका, है ना। और अभी हमें टोटल नंबर यहाँ पे दे रखा है, लेकिन हम इसी से कर लेते हैं, ठीक है, ज़रूरत नहीं है उसकी। यहाँ पे 12 ईयर्स ऑफ एज बिलो हैं, तो यहाँ पे कितनी होंगी अबव 3 होंगी। 4/9 ऑफ द बॉयज़, 4/9 ऑफ 3 कितना आया 4/3 आर अबव, आर 12 ईयर्स ऑफ एज और अबव, ठीक है। तो यहाँ पे कितने हुए 4/3 अबव होंगे, तो 3 माइनस 4/3 कितना हुआ 5/3, 5/3 बिलो होंगे, ठीक है। इफ़ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 280, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर बिलो 12 ईयर्स ऑफ एज। बिलो वाले 2 और ये 5, 6 5 11/3 की वैल्यू निकालनी है। अगर हमारे पास 8 की वैल्यू 288 है, टोटल स्टूडेंट 8 की जगह 288 है, तो कितना हुआ 288/8, और 11/3 स्टूडेंट की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 12, क्या आया है ये 12 इंटू 11, तो कितना आया 132, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाँ, यहाँ पे बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज़ डिविजिबल बाई 7 11 एंड 13। तो ये एक बहुत क्या बोलें कि एक तो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड है और एक ये बहुत सिंपल भी है, ठीक है। इन तीनों का मल्टीपल जो आता है वो आता है 1001, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो कोई भी नंबर जो 3 बार रिपीट होगा वो इसका मल्टीपल होगा, ठीक है। जैसे कि 423 होता है, ये सारे मल्टीपल होते हैं इसके, है ना। तो 1001 से जो भी डिवाइड होगा, इसमें वही पूछा है कि इज़ डिविजिबल बाई तीनों, तो आप देखोगे 1001 अगर इससे करोगे तो फिर आई गेस एक एक ज़ीरो इनमें से कम हो गया है, 1002 001 होना चाहिए था यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे ना भाई इसका ऑप्शन गलत है, 1002 001 होना चाहिए था, कि एक बार ये 1001 आएगा
11 टाइम्स इसका हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर ए होगा, लेकिन एक ज़ीरो ऐड हो जाएगी, ठीक है। व्हेन 689271057531 आर डिवाइडेड बाई ग्रेटेस्ट नंबर, हाँ, तो रिमाइंडर इन ईच केसेस सेम। ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है एनटीपीसी में, तो इसकी ट्रिक है जो आपको याद करनी है, ठीक है। इसकी ट्रिक आपको समझा देती हूँ मैं। इसमें क्या होता है कि ये दे रखे हैं एक एक्स से ये सारे अगर डिवाइड होंगे, जैसे 68927105 और 7531, ठीक है। ये अगर सारे डिवाइड होंगे, एक नंबर है, तो ये सेम रिमाइंडर छोड़ेंगे, ठीक है। तो जो भी नंबर से, मतलब मान लो ये किससे होंगे, 6892 माइनस एक्स, एक नंबर है, ठीक है, और 7105 माइनस एक्स सेम रिमाइंडर है ना, तो ये मतलब ये भी डिवाइड होगा 7 किससे, एक्स से, मतलब एक्स से ही डिवाइड होंगे ये। मैंने यहाँ पे ए लिख देते हैं, मान लो ए रिमाइंडर रह रहा है, तो ये एक्स से होगा, ये भी होगा, और ये होगा 7531 भी एक्स से डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर इनका डिफरेंस, जैसे कि क्या होता है 49 और 56 है, तो ये दोनों नंबर 7 से डिवाइड होते हैं, तो इनका डिफरेंस भी 7 से डिविजिबल होगा, इनका एडिशन भी होगा, है ना। सब कुछ इनका एडिशन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, सब कुछ 7 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो तीनों चीज़ें, ठीक है। तो इसलिए प्लस और माइनस की हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे इनका भी डिफरेंस जो होगा वो एक्स से मल्टीप्लाई होगा, मतलब एक्स से डिवाइड होगा, तो ये इनका एचसीएफ होगा जो कि इनसे डिवाइड हो रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इनका डिफरेंस लेंगे हम, 5 2 जा 5 माइनस 2 3, 10 में से ना गया 1, ठीक है, और 213 इसका जो डिफरेंस है 213 आया, इन दोनों का लेंगे हम, तो 6 2 और 4, ठीक है। और 426 अगर इन दोनों का लेंगे, 7531 का 9 और 3, है ना, 11 में से 2 गया, 12 में से 9 गया 3, 4 में 14 में से 8 गया 6, ठीक है। ये होगा इनका। तो अब आपको दिख रहा होगा कि ये 213 के ही मल्टीपल है, ठीक है ना, ये 213 के है, तो मतलब इनका एचसीएफ क्या हो गया 213। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 213 से ही मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मतलब उसी से डिवाइड हो रहे हैं, 213 की मल्टीपल हैं ये सारे, जो भी माइनस करके होगा वो 213 का मल्टीपल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा क्या नंबर है, तो किसी भी एक नंबर को आप डिवाइड करके देख लो, 6892 कितना आया, 639 502 में 426, 12 में से 6 गए, यहाँ क्या हुआ 9 में 76 इसका रिमाइंडर हो बचेगा, बार बार रिमाइंडर 76 आएगा, चाहे आप किसी में ट्राई कर लो। तो 7 + 6 इनका सम पूछा है 13, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे समझ लेना, अगर आपको समझ नहीं आया तो दोबारा वीडियो देख लेना, ठीक है। यहाँ पे देखो इनका डिफरेंस लेना होता है, जो भी डिफरेंस होता है एचसीएफ होता है, उसी नंबर से ये डिविजिबल होते हैं, और इन उसके बाद एक नंबर से डिवाइड करके देख लो, और फिर जो भी रिमाइंडर होगा, मतलब जो भी यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा वही इसमें से माइनस करके आप उस नंबर से डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एक्स एंड वाई कैन कंप्लीट अ सर्टेन वर्क इन, एक्स करता है 45 डेज में, वाई करता है 60 डेज में, ठीक है। दे स्टार्टेड टू वर्क टुगेदर बट आफ्टर सम डेज एक्स लेफ्ट द वर्क एंड वाई कंप्लीटेड द वर्क इन 39 डेज। अब इनका एलसीएम आप ले सकते हो, है ना। ये अगर आपको एलसीएम लेना भी नहीं आता तो ऐसे लिख सकते हैं आप, इनके ना फैक्टर्स लिख लिया करो कॉमन, 5 12 जा, है ना, यहाँ पे भी एक आ रहा है, सीधा सीधा भी दिख रहा था यहाँ पे, 15 3 जा और 15 4 जा, ठीक है। तो 15 12 जा 180 होता है, वो ही इनका एलसीएम होगा, ठीक है। और यहाँ पे 45 4 जा और यहाँ पे 16 63 जा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि उन्होंने कितने दिन काम किया, नहीं पता, दे स्टार्टेड टू वर्क टुगेदर, बट है कि उन्होंने कितने दिन काम किया, नहीं पता, दे स्टार्टेड टू वर्क टुगेदर बट आफ्टर सम डेज, इन्होंने 7 यूनिट काम की, 4 यूनिट इसकी हो गई, यहाँ क्लियर नहीं लिख रहा ना, रुको लिख देती हूँ,
इसको हटा देते हैं। यहाँ पे 4 यूनिट काम करा इसने, यहाँ पे 3 यूनिट काम किया, ठीक है। तो यहाँ पे 7 यूनिट इन्होंने काम किया, पर पता नहीं कितने दिन किया, ठीक है, एक्स डेज या फिर एन, बट आफ्टर सम डेज एक्स लेफ्ट द वर्क, एन ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि एक्स तो आदमी है। तो एक्स लेफ्ट द वर्क, वाई कंप्लीटेड द वर्क इन 39 डेज। वाई ने कितना यूनिट काम कर रहा है, 3, और टोटल काम कितना है 180, ठीक है। 117 यूनिट इसने काम किया, तो ये 7n प्लस, तो 10 में से 7, 3, ठीक है। तो 7n इक्वल टू, तो n यहाँ से आ गया 9, मतलब कि x ने कितने दिन बाद काम छोड़ दिया, x ने कितने दिन काम किया इसके साथ, y के साथ 9 डेज तक काम किया। या फिर ये पूछ सकते हैं कि कितने दिन बाद छोड़ दिया, सेम ही है, ठीक है। तो 9 इसका आंसर है। चलो, Khan lends an amount of rupees 10,000 to Irfan at 10% per annum for 5 years compounded annually. What is the compound interest accrued for the 4th year? अब देखो, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, 5 साल आ गया, 5 साल देखते ही कुछ लोग इसको स्किप कर देंगे, है ना। लेकिन मैंने जो आपको बताया है वो वाले मेथड से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। या फिर आपको ऐसे लिखो 10,000, ठीक है, 10,000 है इसका, 5 जगह इसको डिवाइड करो, ठीक है। 5 जगह अगर आप करोगे तो इसका 10, पहले में तो 10% आप हर साल के लिए करोगे तो 1,000 आएगा, ठीक है। अगले साल के लिए 1,000 आएगा, 1,000, इसको हटा देते हैं, ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। और ये 1,000, ठीक है। फिर नेक्स्ट ईयर के लिए इसका भी मतलब 10% होगा, तो यहाँ 100 ऐड हो जाएगा। सेकेंड ईयर के लिए अगर पूछेगा तो ये होगा। और फिर थर्ड ईयर के लिए क्या होगा, एक इसका 200, और एक 10 का, मतलब 100 का 10%, 10, ये हो जाएगा कितना थर्ड ईयर के लिए। अगर थर्ड ईयर के लिए पूछता तो 1210 होता। फोर्थ ईयर के लिए अगर हमें पूछा हुआ है तो इसमें क्या होगा, देखो तीनों का, एक तो तीनों का 10% करेंगे, 3,000 का 10% कितना आया, 300, और 300 का ये 100 और 200, 300 का भी 30 आया, है ना, और 10 का 10% 1 आया, तो कितना आया 1331। ये फोर्थ ईयर के लिए क्या आया, इंटरेस्ट, सिर्फ फोर्थ ईयर के लिए। ये नहीं पूछा कि 4 साल तक कितना होगा, ये पूछा है अक्रूड फॉर द फोर्थ ईयर, पर्टिकुलरली इसको ध्यान रखना है, फॉर द फोर्थ ईयर, TH लिखा हुआ है यहाँ पे। फॉर 4 ईयर्स पूछता ना तो आपको ये सारा ऐड करना होता, लेकिन फोर्थ ईयर है तो ये आएगा, ठीक है। ऐसे ही आप इसका भी कैलकुलेट कर सकते थे अगर 5 साल के लिए पूछता। चलो, अगला क्वेश्चन है, हाँ तो इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे अच्छे से लिख देती हूँ क्योंकि ये समझ नहीं आ रहा होगा। तो ये ना इस टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ पे PPT में लिखा नहीं गया था। 20 प्लस फिर 20, और ये चल रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी प्लस आएगा, सॉरी, 20 फिर अंडर रूट, ये इनफाइनाइट टर्म्स है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो कॉन्जिक्यूटिव जो भी इनके फैक्टर्स होते हैं उसमें हम इसे ब्रेक कर लेते हैं। जैसे 4 × 5 20 होता है, और यहाँ पे देखते हैं सम, यहाँ पे क्या है साइन, यहाँ पे प्लस है, तो हम क्या लेंगे, बड़ा वाला डिजिट लेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे माइनस होता ना, 20 माइनस 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 सब जगह, तो हम छोटा वाला डिजिट लेते, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इसका वैल्यू, हाँ हमें क्या पूछिए, एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू पूछे ना, तो एक्स स्क्वायर इजिकल टू क्या आ जाएगी 5, एक्स की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 5, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ लेना, ठीक है, क्योंकि ये भी रिपीट हुआ है, काफ़ी बार हुआ है। वैसे तो आप इसको इस मेथड से भी कर सकते हो कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हो प्रोपोर्शन में, है ना, और इनका करते हो, फिर एक्स स्क्वायर, इनको खोलो, एक्स स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5x प्लस 17 × 5 85, ठीक है, उस टाइप से करो, या तो फिर वो क्रॉस मतलब वो करो। इससे अच्छा है आपको क्या करना है, जितना भी ये क्वेश्चन इस टाइप से भी पूछा जाता है कि 4 नंबर हैं ABCD, कोई भी, जैसे 1 5 17 और 53, अगर इनमें कोई नंबर ऐड होता है तो ये प्रोपोर्शन में आ जाते हैं, तो वो नंबर क्या होगा, सीधा सीधा ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है। यहाँ पर लिख के दे दिया बस एक्स की वैल्यू कि एक्स है यहाँ पे, और सीधा ऐसे भी पूछ सकता है। तो ठीक है, आपको ये नंबर अलग अलग लिखने हैं, 1 5 17 और 53, और इनको ABCD मान लेना है, ठीक है। इसके लिए फॉर्मूला है, मैं वो बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पे आपको शॉर्टकट ही यूज़ करना है, ठीक है। तो अगर ऐड हो रहे हैं, मतलब इसमें ये बोला ना x+1 कर रखा है, या फिर बोल दे, आपको मेंशन कर दे कि इफ x इज एडेड टू ABCD टू मेक देम प्रोपोर्शनल,
तो आपको फॉर्मूला क्या लगाना है एक्स की वैल्यू के लिए, बी सी माइनस ए डी, और यहाँ पर ये उल्टा, ठीक है, ए प्लस डी माइनस बी प्लस सी, ये आपको फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। और यहीं पे अगर बोल दे कि ऐसा कौन सा नंबर माइनस करें, हम सब्ट्रैक्ट करें ताकि ये प्रोपोर्शनल हो जाए, तो मतलब कि यहाँ पे अगर होता कि 1 माइनस एक्स, 5 माइनस एक्स, ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता, एक्स की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे बस इसका साइन चेंज हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाता है ए डी माइनस बी सी अपॉन, नीचे सेम रहेगा, ए प्लस डी माइनस बी प्लस सी, ठीक है। यहाँ पे बी सी अब आप डायरेक्ट कर सकते हो, 17 फाइव ज़ा 85, ठीक है, और ए डी कितना है 53, ए प्लस डी कितना है, ए प्लस डी 54 माइनस बी प्लस सी कितना है 22, तो कितना आया 32 अपॉन 32, मतलब 1, एक उसकी वैल्यू होगी, एक्स की वैल्यू 1 आ गई। तो हमें क्या पूछा इसमें, और भी क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन एक्स प्लस 5, मतलब 5 प्लस 1 6 और 9x माइनस 1 9 माइनस 1 8। आपको पता है कि जब भी मीन प्रोपोर्शनल निकालना होता है तो अंडर रूट ए बी इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 48 हो गया, जिसको हम 16 त्रिज्या भी लिख सकते हैं, जैसे आप अंडर रूट करोगे हटाओगे तो 4√3 आएगा, है ना, तो इसका आंसर होगा 4√3, ठीक है, हो गया। तो अगर आपको और भी कुछ ऐसी वीडियोस चाहिए जिसमें और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आप कवर करना चाहते हैं, या फिर कोई और सब्जेक्ट की आपको डिमांड है, तो वो भी मुझे बता देना, ठीक है। तो ये मैथ्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी, और जिसने भी पूरी देखी है उसके पक्का ये काम आने वाली है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइज़, और बाकी अच्छी लगी हो तो लाइक वगैरह कर देना, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।